ठीक है। अब इसमें ये देखना है हमारे को वास्तविक संख्याओं में कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वह था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है ना। इस टॉपिक में मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था कि विभाजन प्रक्रिया दो संख्याओं के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया को अपनाते हुए HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब आपको मैं आज एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे कि 75 243 है, दो संख्याएं हैं 75 एवं 243। ठीक है, के मध्य HCF ज्ञात करो। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन सूत्र से। इससे क्या करना है? अब यहाँ A और B का काम कौन कौन सी संख्याएं कर रही हैं? एक तो 75 और एक कर रहा है 243। ठीक है ना। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके अनुसार था कि A और B के मध्य HCF ज्ञात करने के लिए, यानी विभाजन प्रक्रिया में HCF जो ज्ञात करते हैं के मध्य HCF ज्ञात करना, HCF ज्ञात करने की विधि, ये विधि मैंने आपको कल पूरी समझाई थी। उसमें था चरण 1 2 3 4, अगर स्टेप बढ़ते जाते हैं जब तक कि हमारे पास में यहाँ A बराबर लिखा जाता है BQ प्लस R, जब तक हमारे पास R का मान लेस इक्वल मतलब R का मान ग्रेटर इक्वल 0 लेस P होता है। जब तक R मेरे पास में शून्य नहीं आएगा मैं तब तक भाग देता जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ जो दी गई संख्या होगी ना Q से 4 ठीक वाली, तो यानी ये वाली जो संख्या होगी ना B वाली, यही हमारे पास HCF कहलाएगी। अब मेरे पास में यहाँ A और B में ये भी समझना था कि A बड़ा है B से। इस जगह पर ये छांटू कि इन 75 और 243 में से कौन बड़ा है। अब A बराबर तो 243 का काम कर रहा है, जबकि B किसका काम कर रहा है? 75 का। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि A बड़ा है B से। यहाँ से चलते हैं, ये मैंने कल की प्रक्रिया में आपको समझा। A बराबर 243, B बराबर 75 है। ठीक है, तो अगर मैं A में B का भाग देता हूँ तो मैं यहाँ भाग देने के बाद में राशि मेरे पास में आती क्या है? वो आती है A बराबर BQ1 प्लस R1 के रूप में। ठीक है, तो मेरे को डायरेक्ट इस तरह से हर स्टेप नहीं लिखना, आपको केवल भाग देकर ही पता लगाना है। तो देखिएगा, भाग देकर पता लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या का भाग देंगे हम, बड़ी में। ऐसा नहीं है हम छोटी में बड़ी का भाग देंगे ना, बड़ी में ही छोटी का भाग देंगे। तो 75 से भाग देते हैं तो कितनी बार जा सकता है मैक्सिमम? 7 की टेबल बोलो, 7 के 21 यानी 24, तो लगभग हो सकता है 3 बार चला जाए। तो यहाँ देखिएगा 75 को 3 बार गुना करता हूँ तो 5 3 15, एक यहाँ से 7 3 21 और 1 22, कितना हुआ? 225। तो मैं यहाँ लिखूँगा 225। इसके बाद मैं यहाँ पर घटाता हूँ संख्या, तो 5 13 में से 5 गए 8, यहाँ 3 रह गया था, 3 में से 2 18। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ जो रिमाइंडर आया, शेषफल जो आया, ये शेषफल 75 से छोटा है। अब आगे भाग नहीं जाएगा, आगे भाग नहीं जाएगा ना। तो अब यहाँ देखना था कि यहाँ शेषफल जो है ना हमारे पास पहला R1 18, ये नॉट इक्वल 0 नहीं है। अब मेरे पास जो संख्या है ना वह कौन से रूप में आ गई कि साहब 243 बराबर हुआ 75 गुणा 3 प्लस 18। अब आप देखो इसमें A का काम कौन सी संख्या कर रही है? यहाँ पर देखते हैं A का काम तो 243 कर रहा है। B के स्थान की संख्या है मेरे पास 75, देखो यहाँ B 75 है। इसके बाद Q ये पूर्णांक 3 ज्ञात हुआ, R ये 18 है। ठीक है, अब ये 18 शून्य नहीं हुआ तो प्रक्रिया को आपको पुनः दोहराना पड़ेगा। चलिए वापस देखते हैं, अब किस किस के मध्य दोहराएंगे? 75 और 18 के मध्य। तो यानी अगली प्रक्रिया, यानी पुनः यहाँ पर इनके बीच में 75 और 18 के मध्य
इन दोनों के मध्य यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। भाई भाज्य की संख्या और भागफल की संख्या ये दोनों हटा दी जाएगी। अब केवल रह जाएगा 75 और 18। अब ये देखिएगा 75 और 18 में फिर कौन बड़ा है? सर निश्चित है कि आप बोलोगे 75 बड़ा है 18 से, ठीक है। ठीक है, अब 75 18 से बड़ा है तो 18 से 75 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 18 की टेबल बोलो, 18 की टेबल 4 बार बोलते हैं तो कितना हुआ? 72। 18 × 4, 4 × 32 का 2 से 3, 4 3 7, कितना है? 72। तो यानी हम लिखेंगे 72। कितनी बार भाग दिया हमने? 4। ठीक है, शेष कितना बचा? अब 3 बचा। इस स्टेप को लिखो विभाजन कलन विधि के अनुसार a = bq + r, विभाजन कलन विधि के अनुसार। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 75, a का काम कर रही है इस जगह पर संख्या, ठीक है। तो 75 बराबर हुआ 18 × 4 + 3। अभी भी पूर्णांक मतलब शेषफल 0 नहीं आया, अभी भी नहीं आया। तो यहाँ पुनः देखते हैं कि यहाँ जो सेकंड दूसरी बार में जो शेषफल है R2 वह 0 नहीं, 18 जो 3 है यह ज्ञात हुआ, ये 0 नहीं है ना। तो फिर पुनः आगे यही प्रक्रिया अपनाओ, पर किस किस के बीच में अपनाएंगे? वही 18 और 3 के बीच में, भाजक और शेषफल के बीच में वापस से। तो तीसरी बार स्टेप आएगा। अब यहाँ देखेंगे 18 और 3 के मध्य, अब इसमें बड़ा कौन है? यहाँ पर रीडिंग करते हैं पहले कि 18 बड़ा है साहब, 18 बड़ा है 3 से, ठीक है ना। 18 अगर आपको 3 से बड़ा दिखाई दे रहा है तो निश्चित है 18 में 3 का भाग देके देखो। तो यहाँ 18 में 3 का भाग देंगे तो यानी आप यहाँ 3 से भाग देते हो 18 में, तो टेबल बोली जाएगी 6 बार, तो 18 हो गया। अब शेषफल आया आपके पास में कुछ नहीं, 0। तो यहाँ देखिएगा तीसरी बार में जाकर तीसरा जो शेषफल है वह 0 आ गया। जो कल मैंने आपको जो चरण दिखाई थे उसमें यह था कि जब शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 आने पर जो भाजक की संख्या है वही उन दोनों दी गई संख्याओं का मैसे कहलाता है, यानी HCF कहलाता है। तो यहाँ देखिएगा आप लिखोगे संख्याएं कौन कौन सी? 243 और 75, 243 और 75 का मैसे कितना हुआ? अगर इसके 0 होने पर मैसे 3 होगा तो यानी हम लिखेंगे 3। ये तो था एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सूत्र के अनुसार HCF ज्ञात करना, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये निकाल लिया, इस स्टेप में निश्चित हो सकता है कि कहीं बच्चों से मिस्टेक हो जाए। आप इसको पर पता कैसे लगाओगे कि मेरा सही है कि गलत है? मैंने कल भी आपको बताया था कि 243 और 75 मेरे पास में 2 संख्याएं हैं। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यानी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 243 में भाग देके देखते हैं कितने का भाग जाएगा। यहाँ पर देखो 2 और 4 6 और 3 9 हुआ। 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें कि 3 का भाग चला जाता है, तो 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 8 24 और 3 एकम 3 81। फिर वापस से हम इसमें भाग देंगे 3 का, तो 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 7 21 27। तो 3 से भाग देते हैं तो ये 9 बार गया, फिर 3 से भाग देते हैं तो 3 बार, 3 से देते हैं वापस से 1 बार। इस तरह से जो 243 है इसमें हमारे को 3 कितनी बार ज्ञात हुआ? 3 5 बार ज्ञात हुआ, 1 2 3 4 और 5। अब बच्चे हम कभी ये समझना कि जो समान संख्याएं हैं जितनी बार हैं वह उनमें से आधार को 1 बार मानते हुए उसको उतनी ही घात चढ़ा दो। तो 3 की घात 5 लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से 3 की घात 5 के बारे में। फिर 75 के बारे में देखते हैं, तो इसमें भी 3 का सबसे पहले भाग देके देखेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 15, 3। अब 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। 5 से दिया 25 5 बार, फिर 5 से भाग दिया 1 बार। तो इस तरह से 75 के जो फैक्टर हुए प्राइम फैक्टर, यानी 3 5 और 5, इस तरह से आप लिखोगे 3 की घात 1 और 5 की घात 2। अब इन दोनों में ही ये देखो 3 की घात जो 5 है और ये जो 3 की घात 1 और 5 की घात 2 है, इन दोनों में ये देखो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हुए। तो उभयनिष्ठ के नाम पर आपको यहाँ केवल ये देखना था कि जैसे 243 और 75 था, 243 में 3 आया 5 बार, 3 आ गया 5 बार,
ठीक है ना, और 75 में आया 3 × 5 × 5। अब आप ऊपर और नीचे में ये देखोगे कौन से फैक्टर समान है। केवल 3 एक बार दोनों में दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें 5 2 बार है, इसमें 3 4 बार और शेष है। तो यानी ये वरिष्ठ नहीं है दोनों गुणनखंड, तो यानी 3 ही आया इसमें केवल। तो यानी यहाँ लिखना में से बराबर कितना 3, एक ही गुणनखंड दोनों में समान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम में से ज्ञात कर सकते हैं दो संख्याओं के बीच में। ये तो में से ज्ञात करने का तरीका ये हमारे पास में पहले भी पढ़ चुके छोटी कक्षाओं में, वैसे दे रहा। ये आपको आपकी जो 10th क्लास की क्लास है उसके अनुसार कि अगर प्रश्न में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन सूत्र से, तो आपको इसी से करना होगा। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 3 बार हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। तो जितनी बार आए उतनी ही बार हम उसको आगे तक बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा आगे इसी प्रकार में एक और बता देता हूँ आपको कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। 55 तथा 210 ये दो संख्याएं हैं, है ना, इनके बीच में के मध्य HCF के 55 और 210 ये वही तरीका है कि कितने स्टेप पर खत्म हुआ। 55 और 210 ये A और B का काम कर रही हूँ, यानी A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना होगा यूक्लिड विभाजन नियम के अनुसार। तो इसमें A का काम कौन कर रही है, B का काम कौन कर रही है। प्रश्न में कहता है ऑलरेडी ये कि A बड़ा है B से तब, और R की वैल्यू होगी 0 से बड़ी परंतु B से छोटी। अब इसके अनुसार A का काम यहाँ कर रही है 210, जबकि B का काम कर रहा है हमारे पास में 55। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था कि इसमें A ही बड़ा रहेगा B से। ठीक है, विभाजन कलन में बड़ी संख्या में ही छोटी का भाग देना होता है। अब 210 और 55 जो है इसका स्टेप पहला देखो आप। सबसे पहले 210 में ही 55 का भाग दे के देखेंगे। 55 की टेबल बोलो, 4 बार बोलोगे जब तो क्या होगा कि ज़्यादा हो जाएगी संख्या। यानी 55 को अगर आपने 3 बार गुणा किया तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 165 होती है। जबकि 55 को अगर आप 4 से गुणा करते हो तो 5 × 20 और 20 × 22 यानी 220 होता है। तो मेरी संख्या तो 210 है, यानी संख्या कम है। तो आपको भाग कितनी बार देना पड़ेगा, केवल 3 बार। 4 बार में 3 बार, तो मैं यहाँ 3 लिखूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास परिणाम प्राप्त हुआ 165। शेष क्या रहेगा, ये नहीं, इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, इसका हम उपयोग नहीं करेंगे, इसका ही उपयोग करेंगे। तो घटाने पर बचा यहाँ पर 5, ठीक है ना, और 10 में से 5 गया तो यहाँ 0 रहेगा। तो ठीक है, तो 20 में से 16 गया 4। इस तरह से मेरे पास में यहाँ संख्या बची है 45। कितना बच गई, 45। वैसे भी आप जानते हो कि 65 अगर 200 में से माइनस होते हैं 100 में से तो 35 ही बचा, 10 के 45 में। अब आप आगे देखिएगा कि इसमें जो रिमाइंडर है ना R1 पहला वाला, ये जो 45 है ये नॉट इक्वल 0 है, ये 0 नहीं है। तो नहीं है तो मेरी ये संख्या जो थी ना 210 उसका जो रूट था वो 55 × 3 + 45। अब ये 0 नहीं आई। स्टेप नंबर 2 दूसरी बार पहुंच जाओ, किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे, अब 55 और 45 के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 55 और 45 के मध्य विभाजन कलन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब इसके बीच में लिखने का मतलब है कि एक यहाँ पर 55 बड़ा है, क्या 55 बड़ा है 45 से। बड़ा होने के कारण हम 55 में ही 45 का भाग देंगे। तो स्टेप 2 में आ जाते हैं, तो यहाँ लिखना 45 और 55 में भाग देना। एक ही बार भाग जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर शेष पर रहा यहाँ पर 10 रह गया। यानी अब आपको जो सेकंड पूर्ण शेष पर बचा तो 10 है, यह भी नॉट इक्वल 0 है। फिर तीसरे स्टेप पर आ जाइए, अगर ये 0 आया तो अब आपको 45 और 10 के मध्य लगाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ लिखना पड़ेगा 45 और 10 के मध्य। 10 के मध्य क्या करेंगे, 45 और 10 के मध्य में। तो देखिए 45 बड़ा है आपके पास में 10 से, तो निश्चित है कि 45 में ही 10 का भाग देंगे हम। तो यहाँ भाग देंगे, देखो 45 में 10 का कितनी बार, 4 बार गया, 10 4 40, बचे कितने 5। अब तीसरी बार में भी, यानी तीसरा जो शेष फल है वह जो 5 गया हुआ, ये भी नॉट इक्वल 0 आ गया।
अभी तक तो हम दोनों बार ये पढ़ चुके थे कि नहीं सब रिमाइंडर दूसरी बार तीसरी बार में 0 आ जाता है, लेकिन नहीं आया तो फिर आपको पुनः यही प्रक्रिया फिर अपनानी पड़ेगी। तो यानी यहाँ पर ये देखना कि किस किस के बीच में लगाएंगे, भाजक और शेषफल दोनों के बीच में। तो चौथा पॉइंट आएगा यहाँ पर हमारे पास में कि 10 और 5 के मध्य विभाजन विधि। कैसे? 10 बड़ा है 5 से, तो निश्चित है कि 10 में ही 5 का भाग देके लिखना होगा, 5 × 10, अब जाकर शेषफल 0 आया। तो यानी यहाँ लिखना कि 10 = 5 × 2 + 0। जब हमारे पास में ये 0 आ जाता है तो यहाँ R4 यानी चौथी बार में शेषफल 0 आया। तो R4 अगर 0 आ गया तो निश्चित है कि इसके ठीक पूर्व वाला जो भाजक की संख्या है वही इसका वैसे कराएगा। तो संख्याएं की 210 और 55 का में से कितना हुआ? 5, ये वाली राशि बी वाली, ठीक है। तो में से इस प्रकार ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन विधि के अनुसार। तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक और समझा देता हूँ इसी में कि इसके कुछ एग्जाम्पल भी हो सकते हैं और भी, ठीक है ना। बुक के अंदर देखना आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो उनको भी इसी प्रकार आपको सरल करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि यहाँ पर कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, एक आपको एक टॉपिक समझाता हूँ, इसमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 और 3q + 2 का रूप होता है, ठीक है। जहां q एक पूर्णांक है, ये हमसे कहता है दर्शाइए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास दिए गए जो धनात्मक पूर्णांक है वह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में ही होते हैं या किसी और भी रूप में हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है q पर। q को ऑलरेडी कहता है पूर्णांक है। अब मेरे पास एक ये समझाना कि पूर्णांक क्या होता है। कल मैंने आपको पूर्णांक समझा दिया था। पूर्णांक क्या चीज़ होती है? पूर्णांक होता है वह संख्याएं प्रकृति में दी गई जो पूर्ण हो, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। लेकिन इसका पूर्णांक मैंने आपको संधि विच्छेद भी बताया था, पूर्ण प्लस अंक, यानी एक अंक पूरा हो। अब उसमें ये नहीं बता रहा कि धनात्मक है या ऋणात्मक है या शून्य है। हाँ, अंक पूरा होना चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, यानी परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, ना रूट वगैरह में, संख्या पूरी होनी चाहिए, उसे कहते हैं पूर्णांक। अब मेरे पास में जो दिया था यहाँ धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 3q + 2। अब मैं सबसे पहले ये समझता हूँ इसको समझने के लिए कि माना एक धनात्मक वास्तविक पूर्णांक है या एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ जो 3 दे रखा है ना, 3q + 1 3q + 2, इसका मतलब ये हुआ कि b = 3 है तथा b = कितना है? 3 है। यानी विभाजन फलन विधि के अनुसार आप ये देखते हो कि a = bq + r में, bq + r में यहाँ ये bq का जो रूप है ना, ये इन तीनों में दिखाई दे रहा है, 3q तीनों में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ b की संख्या कौन हुई? 3 हुई। अगर हम कंपेयर करें तो b की संख्या 3 होगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ऑलरेडी b 3 है। तो एक चीज़ समझना कि अगर सबसे पहले मैंने यहाँ b 3q + 0 लिखा है तो निश्चित है कि r के मान पर निर्भर करेगा। अब r बराबर क्या है? r की वैल्यू <3, लेकिन यहाँ > 0 और 0 से बड़ी परंतु 3 से छोटी। अब q और r दोनों क्या हैं? q और r दोनों ही पूर्णांक हैं। ये दोनों ही पूर्णांक हैं, यानी r भी पूर्णांक है। ऐसा नहीं है r पूर्णांक नहीं, r भी खुद भी पूर्णांक है, बटे में नहीं है, पॉइंटों में नहीं है, r भी अपने आप में एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब 0 और 0 से बड़ी तथा 3 से छोटी संख्याओं में कितने पूर्णांक हैं? अब यहाँ से यहाँ तक की संख्या में जो पूर्णांक ढूंढेंगे ना, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि 0 सब में लेता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, परंतु 3 नहीं हो सकता क्योंकि इसने कहा 3 से छोटा। तो यानी हमारे पास ऑलरेडी 3 पूर्णांक रह गए। कितने रह गए? 0 1 2। तो इस सूत्र में b की जगह 3 और r के निम्न मान प्रयोग करेंगे। तो पहला पॉइंट आया कि
b बराबर 3 और r बराबर 0 है तब a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिखूंगा 3q प्लस 0 अर्थात 3q 3। दूसरा सेकंड पॉइंट b बराबर 3 और r बराबर 1 है तब आप लिखोगे a बराबर 3q प्लस 1, इसमें ही पुट करना है, ठीक है ना। तो ये आ गया 3q प्लस 1। तीसरा पॉइंट आया इसी में कि b तो 3 ही है परंतु r का मान 2 है तब a की वैल्यू क्या हुई 3q प्लस 2। लेकिन इसमें 3 क्यों नहीं आया, यहाँ समझाने की बात जरूरत होगी। यहाँ समझना था कि r का मान 3 से कम है। तो इस तरह से मेरे पास में यहाँ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, तो यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वह इस रूप में होता है। यानी ये दर्शाने की जरूरत थी कि q एक पूर्णांक है तब क्या ये पूर्णांक इसी रूप में होंगे, यस इसी रूप में होंगे। तो आया आपके कुछ समझ में। इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप होती है, ठीक है। अब सम तो 2q और विषम 2q प्लस 1 का रूप होता है। अब इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास में सॉल्यूशन में देखेंगे कि कैसे होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सूत्र के अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ ये देखिएगा कि यूक्लिड सूत्र से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर होता है bq प्लस r का रूप होता है, जहाँ पर r की वैल्यू निर्भर है 0 से बड़ी और b से छोटी। अब यहाँ मैं ये देखता हूँ कि a क्या है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक a तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, परंतु b क्या है 2 है। क्यों है 2, देखिए इसमें भी 2q लिखा हुआ है, इसमें भी 2q लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ b का काम कौन कर रहा है 2, b का काम 2 कर रहा है। अब r की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि r क्या है, तब आप लिखोगे कि a बराबर 2q प्लस r। तो यहाँ लिखना r का मान ग्रेटर इक्वल 0 परंतु लेस टू 2 और से छोटा 0 से बड़ा, 0 और 0 से बड़ा तथा 2 से छोटा। इसका मतलब r का मान 0 और 1 केवल 2 ही मान होंगे। कितने मान होंगे, केवल 2 ही मान होंगे, 0 और 1। अब आप ये देखना कि यहाँ पहला पॉइंट आया कि a बराबर तो 2 है जबकि b बराबर 0, b का मान तो दिया है 2 और r का मान 0 है, तब एक ही वैल्यू हो जाएगी इसमें रखने पर, यानी इस संख्या में रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2q प्लस 0। इस तरह से ये राशि 2q ज्ञात हुई, ठीक है। सेकंड आता है इसी में, यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड के लिए कि जब b का मान 2 है और r का मान 1 है तब a बराबर बना 2q प्लस 1। इन दोनों में जब मेरे पास में a बराबर 2q है और q क्या है, q एक पूर्णांक है। अब कोई भी पूर्णांक यदि 2 से गुणा है, 2 से गुणा है तो वह कहलाता है समपूर्णांक। क्या कहलाता है, समपूर्णांक। यानी पूर्णांकों को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो निश्चित है कि 2 अगर किसी पूर्णांक से गुणनफल में है तो वह राशि सम संख्या कहलाती है। अब आप ये समझेंगे कि सम और विषम कौन कौन सी होती है। मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ कि सम संख्याओं में कौन कौन सी आती है। सम संख्याओं में आती हैं 2, 4, 6, 8, 10 etc। इन सभी संख्याओं में देखिएगा 2 को मैं लिखता हूँ 2 × 1, 4 को लिखता हूँ 2 × 2, 6 को लिखता हूँ 2 × 3, 8 को लिखता हूँ 2 × 4, 10 को लिख दूँगा 2 × 5। तो इस तरह से आगे तो सबके 2 है, पीछे देखना 1, 2, 3,
4 5 ये 1 2 3 4 5 किसका काम कर रहे हैं? इस जगह पर 1 2 3 4 5 ये काम कर रहे हैं पूर्णांक का। किसका काम कर रहे हैं? पूर्णांक का। लेकिन आगे जो 2 लिखा हुआ है ये 2 अपने आप में इस बात को दर्शा रहा है कि ये जो पूर्णांक 2 से गुणनफल है ये राशि सम संख्या को कन्वर्ट करवा रहा है, यानी ये दिए गए पूर्णांक को सम में कन्वर्ट करवा रहा है। एक पूर्णांक है 2 से गुणा हो गया, ये सम संख्या होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सम संख्या 2 है, लेकिन 2 × 1 होने पर 1 तो पूर्णांक है, लेकिन 2 से गुणनफल होने के कारण कि 2 बना और 2 एक सम संख्या है। तो इसी प्रकार यहाँ 2q क्या है? एक सम पूर्णांक है, यानी q तो खुद तो पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये सम पूर्णांक कहलाया। क्या कहलाया? सम पूर्णांक है। लेकिन नेक्स्ट 2q + 1, अब सम पूर्णांक संख्याओं में अगर मैं एक जोड़ देता हूँ अतिरिक्त संख्या, जैसे कि मेरे पास में यहाँ संख्या थी, ये सम संख्याएं थी, सम संख्याएं, विषम संख्याएं देख लो आप, सम संख्याएं तो थी मेरे पास में 2 4 6 और 8, लेकिन विषम संख्याएं जो होती है ना वो कौन सी होती है? विषम संख्याएं होती हैं यहाँ पर हमारे पास में 1 3 5 7 ये होती है। अब इनको भी इसी रूप में कैसे दर्शाएंगे? देखिएगा इनको भी कैसे दर्शाते हैं। तो इस रूप में लिखने का मतलब है, एक को इस रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 × 0 + 1, ये तो मैंने 1 को लिख लिया। 3 को किस प्रकार लिखेंगे? 2 × 1 + 1। 5 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 + 1। 7 को किस प्रकार लिखेंगे? 2 × 3 + 1। अब आप हर स्टेप में समझिएगा। इसमें यहाँ जो दी गई संख्याएं हैं ये वाली सारी, ये कौन से रूप को दर्शा रही हैं? सभी 2q + 1 का रूप दर्शा रही हैं, क्योंकि कॉमन संख्या कौन सी है इसमें? सब में 2 है आगे वाली, ठीक है, और ये पूर्णांक है 0 1 2 3, ये सब पूर्णांक है, लेकिन एक इसमें प्लस है। तो ये जो रूप है इन सभी संख्याओं का, अगर 2q + 1 का है और इनसे निर्मित संख्याएं 1 3 5 7 है, और 1 3 5 7 9 कौन सी संख्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब दिया गया जो रूप है ये किस पूर्णांक को दर्शा रहा है? ये बता रहा है विषम पूर्णांक को। इसको बता रहा है विषम पूर्णांक। ये विषम पूर्णांक विषम संख्याओं को बताता है, या विषम पूर्णांक का, यानी यहाँ ये विषम संख्याओं को दर्शाता है। अगला देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 का रूप होता है। अगला दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m + 1 का रूप होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक पिछले प्रश्न में बता दिया था कि 3q + 1 और 3q + 2 ये धनात्मक पूर्णांक का रूप है। अब a और b, माना a और b के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, अब विभाजन प्रमेय का से इसे आप लिखते हो a = bq + r। यहाँ b = 3 है, अगर b 3 है ना तो b = 3 है, तो a बराबर हुआ 3q + r। तो r की वैल्यू कितना होगी? इस जगह पर होगी 0 1 2। तो यानी जब r 0 है तो a बराबर हुआ 3q, और जब r = 1 है तो a बराबर हुआ 3q + 1, और जब r = 2 है तब a बराबर हुआ 3q + 1। मैंने ये 3 संख्याएं निकाल दी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी ये धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या वापस में, तो ये मेरे पास में 3 धनात्मक पूर्णांक आ गई है। अब इनका वर्ग 3m और 3m + 1 का ही रूप होता है, ये समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब a = 3q है, यानी पहला कि जब a = 3q है, यानी पहली संख्या धनात्मक पूर्णांक ये होगी। अब इसका वर्ग, क्या ये 3m का रूप है? हाँ, a² बराबर लिखेंगे 3q का वर्ग, ठीक है,
3 क्यूब होगा, कितना होता है 3 क्यूब गुणा 3 क्यूब कहलाता है ये, 3 क्यूब गुणा 3 क्यूब अर्थात 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। 9 क्यू स्क्वायर को यहाँ देखना है 3m के रूप में, तो 9 के खंड करेंगे 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ ये देखना कि क्यू खुद पूर्णांक है, क्यू खुद तो पूर्णांक है ऑलरेडी, ठीक है ना। क्यू यहाँ पर क्या है, आर और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या अपने आप में पूर्णांक है। तो क्यू अगर पूर्णांक है तो इसका वर्ग भी पूर्णांक हुआ, पूर्णांक संख्या 3 से गुणा हुई थी, ये भी पूर्णांक हो गई। तो माना ये क्या है, माना ये आर एम है, या मान लेते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम है, तो अगर ये एम है तो ये कहलाया 3m, ठीक है। सेकंड पॉइंट दूसरे में कि जब a बराबर 3 क्यू प्लस 1 है तो इसका वर्ग करके देखते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग को लेंगे तो दो संख्याओं का वर्ग है, यानी 3 क्यू का वर्ग, ठीक है, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 3 क्यू और प्लस 1 का वर्ग। अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ मैं लिखूंगा ये कहलाएगा 9 क्यू स्क्वायर और 6q प्लस 1। तो जो शुरू की जो दो संख्याएं हैं ना, इनमें 3 आपको कॉमन फैक्टर में दिखाई दे रहा है, यानी समान गुणनखंड के रूप में 3 मौजूद है, ठीक है। तो 3 एक ऐसी संख्या है, मुझे इस रूप में निकालना हो तो मैं इसमें से 3 बार निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास में संख्या रह जाएगी 3q स्क्वायर प्लस का 2q, ठीक है, और प्लस का 1। अब मैं इस जगह पर ये क्या मानूंगा, इसको m मानूंगा। माना कि ये भी खुद एक अपने आप में पूर्णांक है, तो m बराबर अगर 3q स्क्वायर प्लस 2 हो तो मैं इसको लिख लूंगा 3m प्लस 1, ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा पॉइंट ये समझिएगा इसमें कि a बराबर 3q प्लस 1 हो गया। अगला पॉइंट जब a बराबर 3q प्लस 2 हो, तीसरे पॉइंट तो a स्क्वायर बराबर होगा 3q प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। आप इसका वर्ग करके देखेंगे, वही 3q का वर्ग यानी 9q स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणनफल यानी ये 6q का दोगुना 12q और फिर 2 का वर्ग यानी 4। इस तरह से यहाँ 4 के खंड करेंगे 3 प्लस 1, तो यानी 9q स्क्वायर 12q प्लस 3 प्लस 1। प्रथम 3 संख्याओं में से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर संख्या बची 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1 और प्लस का 1। माना इस जगह पर ये जो संख्या है अंदर वाली, इसको m मान लेते हैं, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1। माना m बराबर 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, ये मैंने m मान लिया। तो इस तरह से ये भी संख्या 3m प्लस 1 आई। तो यानी कहने का अर्थ ये रहा कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है, यानी जैसे हमारे पास में ये धनात्मक पूर्णांक 3 है, ठीक है, तो इनका वर्ग सदैव कौन से रूप में आया, 3m प्लस 1 के रूप में आया। देखिए यहाँ भी अगर प्रथम संख्या का मैंने वर्ग किया तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक का तो वो भी 3m आया, दूसरे का किया तो वो 3m प्लस 1 का रूप आया, तीसरे वाले का मैंने अगर वर्ग किया तो वह 3m प्लस 1 का रूप आया। इसका मतलब यहाँ दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग सदैव किस रूप में आ रहा है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आया। समझ